गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। जैसे कि हमारी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बंसल एकेडमी की तरफ से, जहां पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पूरी की पूरी असेस मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत अच्छे वे से अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशन, उनका फुली सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो, और जहां पे मैंने आप लोगों के साथ डेफिनेटली पीवाई को डिस्कस कर रही हूँ और इंग्लिश के ही पोर्शन पे हमारा फोकस रहेगा। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट आई एम रीडिंग फॉर यू। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन अ जंबल्ड ऑर्डर। पहले सेंटेंस ही समझ में आ जाएगा कि ये हमारे पास जिसको कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस बोला जाता है या फिर पैरा जंबल्ड सेंटेंसेस बोला जाता है। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो एग्जामिनेशन में सुपर इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो आई होप आप लोगों को भी ये कैटेगरी को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। इसका जो लेवल रहेगा वो आप लोगों का मीडियम से लेके हाई तक का लेवल जो है जनरली वो तरीके से देखा गया है। सो आइए चलिए रीड करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन की कैटेगरी तो हम लोगों को समझ में आई है कि पैरा जंबल्ड सेंटेंस है, आप लोगों को इसको ऑर्डर में ही लगाना पड़ेगा। सो वेरी फर्स्ट पार्ट, पी पार्ट सेज about taking the final exam, John still felt nervous. He had studied for weeks, his entire grade for the semester, because he knew it would determine. तो एक काम करते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी बताई थी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी भी अगर मैं बाय ऑप्शन जाने की कोशिश करूं तब भी हम लोग बहुत इजीली जा सकते हैं। सो जो पहली ऑप्शन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम PQRST, मतलब ये सारा का सारा ऑर्डर में, जबकि आप लोग एक बार इस पूरे के पूरे को पढ़कर देखें। About taking the final exam, John still felt nervous. He had studied for week, his entire grade for the semester, because he would know it would determine. पता चला कि मैम जो पहले वाला क्वेश्चन है, जो पहले वाला हमारा ऑप्शन है, वो हमारा ऑप्शन कभी भी करेक्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्रॉस कर देंगे स्टूडेंट्स इसको। आफ्टर दैट सेकंड ऑप्शन के साथ स्टडी करेंगे। सेकंड ऑप्शन में है he had studied for weeks, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कभी भी हमारी ऑप्शन आर से या एस से स्टार्ट हो ही नहीं सकती। रीजन क्या है? he had studied for weeks, ये ही किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप लोग ही पहले लगाएंगे और जॉन बाद में बताएंगे, या फिर आप लोग हिज पहले लगाएंगे और जॉन बाद में लगाएंगे? दैट इज द रीजन वाई कि हमारा जो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है वो साथ के साथ समझ में आया गलत है। लेकिन यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन में भी थोड़ी सी अमेंडमेंट है, एक बार मैं इसको करेक्ट करके बता रही हूँ। मे बी ये थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो सकता है, तो एक बार आप लोगों को करेक्ट वर्जन बता रही हैं। सेंटेंसेस को रादर पढ़ते समझ में आएगा कि मैम जो पहला हमारा सेंटेंस होगा, सेंटेंस की शुरुआत होगी, वो बेसिकली एक सब्जेक्ट, एक नाउन से होनी चाहिए। प्रोनाउन तो तभी यूज करेंगे अगर पहले नाउन के बारे में पता होगा, क्योंकि बेसिकली प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना। सो डेफिनेटली समझ में आया, हमारा जो पूरा ये सेंटेंस होगा वो स्टार्ट होगा क्यू से। दैट मीन्स जॉन स्टिल फेल्ट नर्वस। आफ्टर दैट जॉन स्टिल फेल्ट नर्वस अबाउट टेकिंग द फाइनल एग्जाम। आफ्टर दैट यहाँ पे पी आ जाएगा। He had studied for weeks because he knew it would determine his entire grade for the semester. हम बोलेंगे वो पढ़ा था पूरे वीक्स के लिए, because he knew it would determine his grade for the semester. ये हमारा फिफ्थ पार्ट आएगा। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा आंसर बनेगा Q, आफ्टर दैट P, आफ्टर दैट R, T एंड लास्ट में S। एक बार ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, QPRTS। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, टिक कर लेंगे QPRTS इज द राइट ऑप्शन। जब हम लोगों को क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली जो एक सेंटेंस है उसमें वर्ब भी है, नंबर टू वो एक मीनिंगफुल चीज को भी डिनोट कर रहा है। मैं बोलती हूँ कि जो जॉन है वो आज भी नर्वस फील करता है अबाउट टेकिंग द फाइनल एग्जाम, कि उसको फाइनल एग्जाम देते टाइम बहुत घबराहट होती है। He had studied for weeks, वो बहुत वीक्स के लिए पढ़ा, because he knew it would determine, क्योंकि उसको पता था कि ये डिटरमिन करेगा उसका एंटायर ग्रेड, पूरा का पूरा ग्रेड के बारे में बताना पड़ेगा, उसके सेमेस्टर के बारे में। सो डेफिनेटली नर्वसनेस हो जाती है। सो QPRTS इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से इसको। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The following sentence has been split into 4 segments.
आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। डेफिनेटली मैंने बताया था, आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन उठाएंगे, एरर वाला जो क्वेश्चन होगा वो डेफिनेटली, कोई भी लो लेवल या बहुत हाई लेवल उठाएंगे, एरर्स वाले क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक एग्जामिनेशन का पार्ट रहेंगे। आप लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर चाहे हमारे नाउन्स पे बेस्ड हो, चाहे प्रोनाउंस पे, आर्टिकल्स पे, वर्ब्स पे, टेंसेस पे, प्रपोजिशन पे, किसी भी चीज पे बेस्ड हो सकता है। आप लोगों को पूरा का पूरा इसको रीड करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर बहुत बार ये जो आप लोगों का आंसर होता है, ये एडजेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को लेके भी गलत हो सकता है। सो क्लियरली मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में भी बताया था, किसी भी पर्सपेक्टिव को निग्लेक्ट ना करके चलें। एक ये क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बहुत सारे सिनेरियोस को सीखना पड़ता है, लेकिन जब आप वो सारे के सारे सिनेरियोस को सीख लेंगे, देन आप लोगों की सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगी। क्वेश्चन रीड करेंगे। He is one of a greatest warriors of his times who fought and won many battles। सेंटेंस को टॉप टू बॉटम सारा का सारा चेक करेंगे, ऑलमोस्ट सारा का सारा सही लगेगा, लेकिन एक चीज है जो खटकेगी। मैंने बताया कि वो ग्रेटेस्ट है, चलिए ये तो समझ में आया ग्रेटेस्ट है। जैसे ही ग्रेटेस्ट समझ में आया, ग्रेटेस्ट को कौन सी डिग्री होगी, ये होगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके आगे अ नहीं लगाया जाएगा, उसके आगे हमेशा द लगाया जाएगा। He is one of the greatest warriors of his times who fought and won many battles। यहां तो बिल्कुल सही है, जो लड़ा, who fought many battles। लेकिन यहाँ पे एक गलती और हो सकती है, मैंने बोला यहाँ पे हु लगा दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये किसके बारे में बताएगा। He is one of the greatest warriors of his times who fought and won many battles। जो लड़ा और जिसने बहुत सारी लड़ाइयों को भी जीता। He is one of the greatest warriors of his times who fought and won many battles। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से हमारे आंसर को। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड होली टू फिल इन द ब्लैंक्स। होली आप लोगों को पता है एक धार्मिक चीज के साथ रिलेटेड है, धार्मिक होना होगा, इसका मीनिंग होगा जो भगवान के साथ रिलेटेड है, डेफिनेटली रिलीजियंस के साथ, रिलीजियस जो वर्ड है वहीं से होली। हम बोलते हैं ना कि दीज आर होली बुक्स, धार्मिक किताबें, तो होली का मतलब ही होगा धार्मिक, भगवान में आस्था रखने वाला, धर्म को मानने वाला इंसान। आफ्टर मीटिंग मोटिवेशनल स्पीकर शिल्पी, मोटिवेशनल जो स्पीकर है शिल्पी को मिलने के बाद आई हैड अ डैश फीलिंग, यहाँ पे डैश था, मैंने बोला मेरे को कैसी फीलिंग आई, तो आप लोगों को सिनोनिम बताना है होली का और यहीं पे उस चीज को इन्वॉल्व करना है। मैंने बोला होली का जो मीनिंग है, सिनोनिम है, क्या वो सिक्योर्ड हो सकता है? सिक्योर्ड मीन सुरक्षित, क्या हमारा सुरक्षित होगा? यहाँ पे आपका मीनिंग है, जो होली है इसका मीनिंग है धार्मिक। अगर धार्मिक है तो यहाँ पे सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का मतलब लिख लेंगे जी, सिक्योर्ड का मतलब है सुरक्षित। क्या ये हमारा आंसर होगा? पॉसिबल नहीं है। स्केयर्ड, स्केयर्ड मींस डरना, डरना, डराना, सारा उसी के डर के सेंस में आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इम्प्योर जो शुद्ध नहीं है, इसको मैं लिखूंगी अशुद्ध, लिख लेंगे जी अशुद्ध, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसने किस चीज के बारे में, सिनोनिम के बारे में पूछा है, जबकि डिवाइन ही एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों का होली के साथ रिलेटेड है, दैट मींस धार्मिक संप्रदाय उसके बारे में बताएगा, तो दैट मींस हमारा आंसर आएगा डिवाइन। अगर तो किसी को डिवाइन का पहले से मीनिंग पता था, जो कि अपने आप में बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो मीनिंग नहीं भी पता था तब भी हम लोग बाकी तीन ऑप्शंस को बहुत इजीली कट शॉर्ट कर सकते थे। आप लोगों के सामने है, ये बहुत डे टू डे में रूटीन में यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में किसी को ज्यादा दिक्कत आएगी। तीन ऑप्शंस गलत थी, तो डेफिनेटली मेरे पास एक ही ऑप्शन थी। डिवाइन का मीनिंग भी अंदाजा लग जाता है, बिकॉज आप लोगों ने बहुत बार इसको पैसेजेस में, कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ रखा होता है, डे टू डे लाइफ में सुन रखा होता है, सो वेरी इजीली यू आर एबल टू फाइंड दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे इसका आंसर आएगा डिवाइन। ए पार्ट डिवाइन इज द राइट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश हैड आई रीच द डोर, डैश आई रियलाइज्ड आई हैड लेफ्ट द कीज इन द कार। अब यहाँ पे आप लोगों को फिर से अगर बाय ऑप्शन भी जाएंगे तब भी हमारा आंसर बन जाएगा।
मैंने बोला नो सूनर हैड आई रीच्ड द डोर, नो सूनर, सून मतलब होगा जल्दी, इतनी जल्दी ना, बट आई रियलाइज्ड आई हैड लेफ्ट द कीज इन द कार। एक बार सेंटेंस को बना के भी देख लेंगे, आप लोगों का डी ऑप्शन क्या बनेगा, 4 की 4 ऑप्शन लो और उनको बोल के भी अगर देख लोगे तब भी हमारा आंसर बन जाएगा। आफ्टर दैट वेदर आई रीच्ड द डोर डैश आई रियलाइज्ड और I realized I had left the keys in the door. No sooner had I reached the door than I realized I had left the keys in the car. यहाँ पे than, ये वाला then नहीं आएगा, then I realized, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो हमारा no sooner had I reached the door, जितनी जल्दी मैं दरवाजे पे, no sooner but या no sooner had I reached the door, मतलब जब तक मैं दरवाजे पे पहुंचा, वेदर वाला केस तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि वेदर जहां पे भी आएगा वहां पे ये और वाला कॉन्सेप्ट तो ना नॉर वाला ना नॉर वाला, ये दोनों ही नहीं चलेंगे, क्योंकि नाइदर नॉर होगा और आइदर और होगा। दैट मीन्स जो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन था वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब नो सूनर देन बोलना चाहते हैं, चलिए अगर मैं इसको इस ऑप्शन के साथ भी लेके चलूं कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट कट कर दी। नो सूनर हैड आई रीच द डोर, कहता जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचा, परंतु, या क्योंकि बट यहाँ पे पर का काम करेगा, बट आई रियलाइज्ड आई हैड लेफ्ट द कीज इन द डोर, तो यहाँ पे देन का बट का सॉरी कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। नो सूनर हैड आई रीच द डोर देन आई रियलाइज्ड, यहाँ पे THEN देन लिख लेंगे, देन आई रियलाइज्ड आई हैड लेफ्ट द कीज इन द कार। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, जो एरर है इसको टिक कर लेंगे, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड केयर। अब आप लोगों को एंटोनिम क्या होंगे, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, केयर का अपोजिट बताना है। आई ऑलवेज डैश रितु एज शी चीटेड मी लास्ट ईयर। अब मैंने बताना है केयर, केयर का मतलब क्या होता है, किसी की केयर करना है ना, किसी का ख्याल रखना, किसी का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप ध्यान रख रहे हो, फोकस ऑन का मतलब भी तो वही होगा, ध्यान रखना। मेरे को यहाँ पे एंटोनिम उल्टा विपरीत बताना है, तो क्या उसका आंसर फोकस ऑन होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सिनोनिम्स की तरफ लेके जाएगा। अटेंड टू, केयर का मतलब ही होगा किसी को अटेंड करना, पॉसिबल ही नहीं है। कंसर्न अबाउट, किसी के लिए चिंतित रहना, किसी का कंसर्न करना, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। निग्लेक्ट, किसी की तरफ ध्यान ही ना देना। केयर, किसी का बहुत ध्यान करना, उसको अटेंड करना, उसके ऊपर ध्यान रखना, उसका कंसर्न करना, लेकिन निग्लेक्ट, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना देना। सो आई ऑलवेज निग्लेक्ट रितु as she cheated me last year। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप लोग खाली ऑप्शंस के बिहाफ पे भी जाएंगे तब भी इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स जल्दी से हमारे आंसर को। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द रेजिमेंट इन रिवोल्टेड एंड किल्ड डैश कमांडर। यहाँ पे आप लोगों का डैश आना था, एक बार करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे किल्ड के साथ डैश आएगा, किल्ड के बाद द रेजिमेंट, मतलब जो पूरी की पूरी रेजिमेंट थी, रिवोल्टेड, उन लोगों ने एक तरीके से जो पूरी की पूरी ग्रुप था, गैंग था, उन्होंने रिवोल्ट किया, विरोध किया, एंड किल्ड डैश कमांडर, और कमांडर को मार दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे किल्ड आर कमांडर, लेकिन हमारे के बारे में तो यहाँ पे कोई कंसर्न हो ही नहीं सकता कि रेजिमेंट ने रिवोल्ट किया और हमारे कमांडर को मार दिया। आफ्टर दैट आर्स तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्स अपने आप में काम करता है पोजेसिव प्रोनाउन का। क्या आप पोजेसिव प्रोनाउन और नाउन दोनों को साथ में रख सकते हैं? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो आगे चलेंगे। आफ्टर दैट इट्स, जबकि हर किसी को पता है इट्स को यूज किया जाता है, अपने आप में ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, यूज करेंगे बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दिस कांट बी माई आंसर। हाँ, अगर पर्सन ज्यादा है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि पता नहीं ना, हम लोग तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। अगर यहाँ पे देयर, उनकी बात चल रही है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन की बात करेंगे। सो डेफिनेटली द रेजिमेंट रिवोल्टेड एंड किल्ड देयर। देयर क्योंकि गिनती में वो ज्यादा आएंगे, देयर अपने आप में दे की फैमिली का मेंबर है और अपने आप में पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियरली देयर इज द राइट आंसर। द रेजिमेंट रिवोल्टेड एंड किल्ड देयर कमांडर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से।
चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि सबको पता है कि डेफिनेटली एक पैसेज वाला पार्ट है जो आएगा ही आएगा। सो आई एम वेरी क्विकली आई एम रीडिंग द पैसेज फॉर यू। वन कॉमन मिस्टेक दैट मेनी पीपल हैड मेड, बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो हर लोग करते हैं। एज दे हैव थॉट, जैसा कि वो मान लेते हैं, सोचते हैं दैट इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात होगी इफ एवरीबडी हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मनी, अगर हर किसी के पास बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी ही मनी होगी, नो मैटर वेदर दे वर्क हार्ड और ऑल लिव्ड क्वाइट आइडली, मतलब कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आराम से शांति से बैठे हो। कहना क्या चाहता था, वन कॉमन मिस्टेक, एक कॉमन ऐसी गलती है जो लोग अक्सर सोच बैठते हैं, सोचते हैं, दैट मीन्स हमारे दिमाग में मिथ है दैट अगर कितना अच्छा होता अगर एवरीबडी हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मनी। बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई भगवान ना सबको बराबर ही पैसे दे देते, अगर किसी कोई बहुत मेहनत कर रहा है तब भी, अगर कोई बहुत आराम से बैठा है तब भी। कई बार हमारे दिमाग में भी ऐसी थॉट्स आ जाती हैं, कितना अच्छा होता अगर भगवान किसी को अमीर या गरीब ना बनाते और डेफिनेटली वो हर किसी को बराबर ही अमाउंट में पैसे दे देते। एक कॉमन मिथ है जो हम लोगों ने अपने मन में कई बार पाल लेते हैं। आफ्टर दैट दे फॉरगॉट दैट वेरी फ्यू पीपल, वो भूल जाते हैं कि कुछ ही लोग हैं, few people would work at all if they were not all the money their work brings them। भूल जाते हैं कि कुछ लोग तो फिर मेहनत करेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, and that without work there would be no money। हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे बहुत बार बोला जाता है, आप लोग कभी भी स्ट्रीट पे जाएंगे तो बैगर्स बहुत बार मिलते हैं। सो व्हाट वी थॉट कि आप लोगों को उनको पैसे देने की बजाय आप लोगों को उनको एनकरेज करना चाहिए कि दे शुड वर्क। क्योंकि रीजन क्या है, हम लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होती है, हम लोगों का माइंड थॉट प्रोसेस क्या कहता है कि ये गरीब है, इनको पैसे दे देने चाहिए। पैसे देने से आप लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी आदतों को और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं, उनको और एनकरेज कर रहे हैं कि बिना मेहनत किए, बिना किसी चीज को काम किए वो लोग बहुत अच्छे से पैसे को अर्न कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन, जो मुट्ठी भर लोग मेहनत भी करना चाहते हैं वो भी वहां से पीछे पैर खींच लेंगे कि अदरवाइज हम लोगों को बिना काम किए भी, बिना मेहनत किए भी पैसे मिल सकते हैं। सो उन लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा ही हो जाता है। एंड दे हैव इमेजिन्ड दैट इफ ऑल द मनी इज इन द कंट्री वर इक्वली डिवाइडेड वुड बी रिच। बोलते हैं कि अगर सबको इक्वली डिवाइड कर दोगे ना तो सारे के सारे लोग अमीर हो जाएंगे, कोई गरीब ही नहीं होगा। नाउ दैट इज अ वेरी ग्रेट मिस्टेक, हम ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज देयर सिंपली इज नॉट एनफ मनी टू मेक एवरीबडी रिच। हमारे देश में इतना पैसा नहीं है कि हम लोग हर किसी को अमीर बना सके। इफ इट वॉज शेयर्ड इक्वली ऑल अराउंड, अगर हर किसी को बराबर बांट देते, everyone then would, हर कोई क्या करता, on the basis of calculations made in 1935, कुछ calculations की थी 1935 में, receive only about ₹65 a year। अगर सबको बराबर बांटेंगे तो 1935 में एक सर्वे किया था, सबके हिस्से में पूरे साल में देखिए 65 रुपीज अ ईयर, एक साल में सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए आएंगे। लेकिन ये 35 रुपए आज के नहीं है, बिकॉज आज 2024 है, लेकिन ये बात है 1935 की, तब तो 35 रुपए भी बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट थी, सॉरी 65 रुपीज भी बहुत बड़ी अमाउंट थी। टुडे विद अ राइज इन प्राइस लेवल, जैसे कि अब पैसे की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, इट माइट बी ₹150 a ईयर। अगर उस चीज को 1935 से हम लोग 2024 तक भी आ जाए तब भी वो 65 से 150 रुपए पर साल, पर मंथ भी नहीं, पर डे भी नहीं। जबकि हम लोगों को पता है 150 ऐसी अमाउंट है जो आजकल के टाइम में 1 आवर के लिए भी कुछ नहीं है। तो एक साल में सिर्फ 150 रुपए कमाना ये बहुत ही बड़ी गलती हो जाती। दैट मे और मोर देन यू रिसीव नाउ, इट मे बी लेस, वो बहुत कम अमाउंट है जितनी हम लोगों को अब मिल रही है, बट वुड सर्टनली नॉट मेक यू रियली रिच। और डेफिनेटली अगर सबको बराबर बांट देंगे उससे हम लोग अमीर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा अमीर तो हम लोग अब हैं, क्योंकि 150 रुपीज पर आवर, अब तो ये वो इतनी प्राइस भी कम लगती है, बिकॉज आप लोग हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। सो 150 रुपीज पर आवर, इतना तो एक जनरल जो लेमैन होगा उसकी वेजी से भी ये बहुत ज्यादा कम है।
So it is quite true that there are all in this country a small number of very rich people. यही कारण है कि देश में अमीरों की गिनती कम है, but they are so few in comparison with the whole population that even if they were to share out all their wealth among the rest, it would make it very little difference. फिर भी बोला जाता है हमारे देश में जो अमीरों की गिनती है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इतनी कम है कि अगर आप लोग उसको पूरी पॉपुलेशन के साथ कंपेयर भी करेंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत ही कुछ ही लोग हैं जो बहुत अच्छी रिचेस्ट फैमिली से आते हैं। बाकी तो सब एक तरीके से मीडियोकर जो लेवल है वो मीडियोकर लेवल ज्यादा है। इट इज सेड टू हैव यू फ्लेटेड अमाउंट द ग्रेट फ्रेंच माउंटेन माउंट ब्लैंक, द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप, and spread it over all the France, that would raise the level about। ये एक वो बात हो जाएगी कि पूरे पहाड़ की चोटी को तोड़ देना और उसको छोटी छोटी पहाड़ियां बना देना, छोटे छोटे लोगों में बांट देना। एक तरीके से किसी बात को, माउंटेन वाली बात को एक कोट करके बताया है एग्जाम्पल की तरह कि एक पहाड़ को तोड़ दिया और उसी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। See if you can think out what has to do with the question I have been talking about। आप लोग भी क्या ये सोच सकते हैं जिस बारे में मेरा भी इतना ज्यादा कंसर्न है। Many people unfortunately seem to think that the government can always pay out quite easily। कई लोग सोचते हैं कि सरकार बहुत अच्छे से पैसा खर्च कर सकती है, and in the quantity they forgot or else they do not know that the government can only pay out money that it has received in taxes money। सरकार भी उतना ही पैसा खर्च कर सकती है जितना उनको टैक्सेस से अवेलेबल होगा, that the taxpayer has had to work for। क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो बहुत ही मेहनत करता है, अपनी मेहनत के बाद उसका कुछ हिस्सा वो सरकार को देगा एज अ टैक्स, और वही टैक्स को दोबारा लोगों में बांटना या लोगों की भलाई के लिए लगाना, यही तो हमारी सरकार का काम है। एंड नाउ हियर इज वन फाइनल मिस्टेक, एक गलती और है that I would like to warn you against, जिसके बारे में वार्न करना चाहता हूं। Don't ever imagine that there is anything to be ashamed। किसी के बारे में शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। Undignified to grumble about in having to work hard for your living। अपने आप के लिए काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। If when to start work, जब भी काम को शुरुआत करें, you can go to the job that suits you। उसी जॉब को अपनाएं जो आप लोगों को सूट करेगी, जहां आप लोगों का मन लगेगा, जिस काम में आप माहिर है, so that you can easily enjoy the work। अब कोई टीचर है जिसको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, so definitely वो टीचर का करियर अडेप्ट करेगा। रीजन उसको पढ़ाने में मजा आता है, जिस काम को करने में मजा आएगा वहां पे हम लोगों को काम नहीं लगेगा, बर्डन नहीं लगेगा। इनफैक्ट यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दैट वर्क so much the better। वही हमारे लिए बेहतर होगा। I hope that is what will happen। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों के साथ ऐसा ही हो। But if the work is not exactly the kind you choose, पर अगर काम हमारी पसंद का नहीं है, you must try to remember that you are helping to produce the thing that other people need। तो आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए कोई और आंसर, कोई और पर्सन जो था वो आप लोगों से कई गुना बेहतर वो काम कर सकता है, क्योंकि हम उस काम को बहुत ही अनमने कर रहे हैं, जबकि दुनिया में कोई और ऐसा पर्सन होता जो उसी जॉब को, उसी काम को पूरी शिद्दत के साथ करता। So that means you are doing your bit। आप लोग तो सिर्फ अपना कुछ ही हिस्सा देंगे काम करने में, and playing your part in the world of the work of the whole। You are like a wheel। आप एक चक्की की चक्कर की तरह हैं। Even if it is only a very tiny wheel, अगर वो बहुत छोटा ही पहिया होगा, in the great world machinery of trade and industry that is always busily at work providing the wants of hundreds and millions of people। आप एक पहिए की तरह हैं जो कंटिन्यूसली मशीनरी की तरह काम करते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को उनका काम मिल सके, उनको वर्क प्रोवाइड करवा सके। एंड यू मस्ट पुट योर बैक इनटू इट, और आप अपनी जान लगा देंगे। योर पर्टिकुलर टास्क इज ऑलवेज डन एज वेल एज यू कैन पॉसिबिलिटी इट एंड सी टू इट दैट। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज इज। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस पूरे पैसेज का आइडिया क्या है? एवरीवन शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स एंड द वर्क डन। हर किसी को उतना ही पे होना चाहिए जितना वो डिजर्व करेगा, जितने उसके एफर्ट्स होंगे, जितना उसका काम किया जाएगा। There should be equal distribution of money amongst everyone in the country।
हर किसी को बराबर ही पैसा मिलना चाहिए। यू शुड ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ व्हील, आप लोगों को हमेशा एक पहिए का रोल अदा करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड ऑलवेज गिव मनी टू द पुअर एंड द नीडी, लेकिन सरकार लोगों को ऐसा पैसा दे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। सेंट्रल आइडिया क्या था पैसेज का? Everyone we should be paid according to their efforts and work done, क्योंकि हर किसी को अगर बराबर पैसा देंगे तो वो भी बहुत ही गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली आप लोगों को जो ऑथर था वो यही बताना चाहता था, राइटर था वो यही बताना चाहता था, जितना काम करेंगे उसी के मुताबिक पैसा मिले, कम या ज्यादा होगा तो वो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए गलत ही होगा। क्लियरली फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर, दैट इज द सेंट्रल पार्ट। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, दिस विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।